हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है डिटेक्टिव डी एंड द डेडली फ्रेग्रेंस। ये एक मिस्ट्री कॉमेडी मूवी है। इस मूवी में कुछ विलेजर्स एक लड़की को मरवा देती हैं और फिर उस लड़की की आत्मा उस विलेज के सबसे खास 5 सदस्य को मार डालती है। वहीं इसी के पैलर में कुछ औरतें रहस्यमय तरीके से गायब हो रही हैं। इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए टाउन के शातिर डिटेक्टिव डी को भेजा जाता है। तो चलिए अब ज्यादा बोर ना करते हुए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की स्टार्टिंग में हम चाइना का लियोंग राज्य देखते हैं। यहाँ टॉम नाम के आदमी को अचानक से वॉमिटिंग जैसा फील होता है और टॉम दीवार के पास जाकर वॉमिट करने लगता है कि तभी टॉम को अपने बगल में किसी की परछाई दिखती है। इसे देख टॉम जैसे ही पीछे मुड़ता है वैसे ही टॉम को मैरी का भूत दिखता है। ये भूत यहाँ कई बार देखी गई थी। इसे देख टॉम बुरी तरह घबरा जाता है और तभी सीन कट होकर डिटेक्टिव डी पर शिफ्ट होता है। डी को लियोंग से आया हुआ एक जर्नल अपने राज्य की उसी भूतनी के बारे में बताता है कि वो अपना बदला लेने वापस आ गई है। लेकिन डी को बाकी डिटेक्टिव्स की तरह ही भूतों और चुड़ैलों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। डी आसपास ऑब्जर्व करके कहता है, तुम सेना के 4th रैंक जनरल हो, लेकिन क्या तुमने आभास किया है कि इस कमरे में हमें मारने की साजिश रची जा रही है? जरा उस वेटर के हाथों की तरफ देखो। उसके हाथ में गांठें पड़े हुए हैं, कमर कुबड़ों जैसी झुकी हुई है और चलने के लिहाज से साफ साफ झलक रहा है कि ये असल में एक घुड़सवार है जो तलवार चलाना भी अच्छे से जानता है। इसी वजह से उसके हाथ में गांठें पड़ गई। अब जरा उन 3 लोगों को देखो। दिखने में तीनों व्यापारी लग रहे हैं, लेकिन तब से इन्होंने टेबल में रखी एक चीज भी नहीं खाई। दरअसल इन तीनों को डर लगा हुआ है कि ज्यादा खाने की वजह से ये तीनों अच्छे से लड़ाई नहीं कर पाएंगे। इन लोगों के अलावा सबसे ज्यादा शक मुझे काउंटर में खड़े उन दोनों लोगों को देखकर हुआ। इनमें से दूसरे नंबर वाले आदमी की स्माइल काफी फेक है। ये आदमी जरूर कोई वॉरियर है और ये मन ही मन कुछ प्लान कर रहा है। शायद उसकी प्लानिंग हम दोनों को यहीं जान से मार डालने की है। तभी हम देखते हैं कि इनके पास एक पेंटिंग थी जिसे ये लोग डिटेक्टिव और जर्नल से मैच करके देख रहे थे। वॉरियर जैंग कहता है, क्या तुमने ये कंफर्म किया था कि डिटेक्टिव डी आज ही इसी रेस्टोरेंट में आएंगे? जैंग का साथी सान वू कहता है, बिल्कुल। जैंग कहता है, लेकिन जरा इन दोनों को देखो, इनमें से किसी की भी शक्ल इस पेंटिंग से मैच नहीं करती। जरूर पेंटिंग बनाने वाले ने गलती की है। ऐसा करते हैं, इन दोनों कस्टमर्स को ही मार डालते हैं। इनमें से कोई तो डिटेक्टिव डी जरूर होगा। वैसे भी अब कोई नया कस्टमर नहीं आने वाला। सांगवू कहता है, दोनों को एक साथ मार डालना सही आइडिया नहीं है, हमें थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए। जैंग गुस्से में कहता है, थोड़ी देर बाद ये दोनों भी यहाँ से चले जाएंगे और रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। इन्हें लड़ता हुआ देख डिटेक्टिव डी जर्नल से कहता है, तुम भागने की तैयारी करो, मैं इन्हें उलझा कर आता हूँ। ऐसा कहकर डी उन दोनों के पास जाता है। वहीं जैंग अब भी सैनवू से डी को मारने की बात कर रहा था, इसलिए जैंग को चुप कराने के लिए सैनवू जैंग के गाल पर थप्पड़ मारता है, जिससे जैंग को काफी गुस्सा आता है और थोड़ी ही देर में इसी बात पर दोनों लड़ने लगती हैं। फिर जब रेस्टोरेंट के बाकी लोग उन दोनों को छुड़ाने में जुट जाते हैं, तभी डिटेक्टिव डी और जर्नल वहाँ से मौका देखकर भाग निकलते हैं। लेकिन बाहर बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए इधर जैंग के लोग डी और जर्नल को साथ में ही घेर लेते हैं। यहाँ जर्नल के पास सिर्फ एक चाकू होती है, जिससे लड़कर जर्नल डिटेक्टिव डी की जान बचाने की कोशिश करता है। यहाँ डी भी जैंग के गुंडों पर लाल मिर्ची फेंक देता है, जिससे उन सभी की आंखें जलने लगती हैं। इसी बीच जर्नल डी को यहाँ से भगाने के लिए एक रस्सी से जुड़ी हुई लिफ्ट खींचता है, लेकिन डी हड़बड़ाहट में उस लिफ्ट से सीधा नीचे गिर जाता है। वहीं अब जैंग एक भारी भरकम सा हथौड़ा लेकर जर्नल पर हमला करके उसे वहीं मार डालता है। लेकिन अब तक डी घोड़ा लेकर वहाँ से भाग चुका था। इसे देख जैंग अपने आदमियों को डी के पीछे भेजता है। फिर जैंग के सभी आदमी डिटेक्टिव डी का भागते हुए पीछा करते हैं। तभी अचानक से डी का घोड़ा खाई देखते ही रुक जाता है, लेकिन डी झटका खाकर उसी खाई की तरफ फिका जाता है, जिसके साथ ये सीन भी यहीं एंड होता है। इसके बाद हम लियोंग शहर का राज दरबार देखते हैं। यहाँ जुडिशरी चीफ डाओ महारानी से कह रहा था, अब तक राज्य में कुल 5 हत्याएं हो चुकी हैं। आज सुबह ही बिशिंग होटल के मालिक यांग कार्नेगी की भी लाश उनके कमरे में मिली। उनके कुछ दिनों पहले ही राज्य के सुपरवाइजर अकारी शैन की भी मौत हुई थी। हेड सेक्रेटरीट झाओ भी इसी तरह मारे गए। मंत्री घाओ जैंग की भी मौत हो गई और लियुई टैंग नाम का कोई पेंटर भी मारा गया। इन सभी की लाश में एक समानता थी, वो ये कि इन सभी की लाश के अंदर इनका दिल या लीवर नहीं था। दरअसल 1 साल पहले मैरी इसी राज्य का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन मैरी ने अपनी कविताओं में कुछ ऐसे शब्द लिखे जो रानी के खिलाफ थे, इसलिए मैरी को सजाए मौत दे दी गई।
मैरी ने मरते वक्त ऐसा श्राप दिया था कि वो इस राज्य के उन 5 लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी जिनकी वजह से उसकी जान जा रही है। और सच में मैरी की मौत के आज 1 साल बाद रहस्यमय तरीके से वह 5 के 5 लोग मर चुके हैं। तो इसे सुन महारानी वू ट्यांग कुछ नहीं कहती। आगे वू ट्यांग से मंत्री अकारी अकेले में कहती है, मिस्टर डाओ अपनी जुडिशरी की मदद से भी उन हत्याओं के पीछे का कोई सुराग नहीं ढूंढ पा रही हैं। ऐसे में मैं आपसे सिफारिश करती हूँ कि ये केस आप मुझे सौंप दें, और अगर मैं इस केस को 10 दिनों के अंदर सॉल्व नहीं कर पाई तो मैं अपना पद खुद किसी और को दे दूंगी। तब रानी वू ट्यांग कहती है, तुमने आज तक कोई केस नहीं सुलझाया और दरबार के कई लोग तुमसे नफरत भी करते हैं, इसलिए 10 दिनों के अंदर इस गुत्थी को सुलझाना डायरेक्ट तुम्हारी इज्जत का सवाल हो जाएगा। अकारी कहती है, योर मैजेस्टी, ये जानते हुए भी मैं ये केस अपने पर लेना चाहती हूँ और मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है। दरअसल आपने किसी कारण से डिटेक्टिव डी को राज्य से बाहर कर दिया था, लेकिन सुनने में आया है कि अब आपने डी को माफ कर दिया है और कुछ ही दिनों में डी राज्य में वापस लौटने वाले हैं। वू ट्यांग कहती है, तो तुम इस रहस्य को सुलझाने के लिए डिटेक्टिव डी की मदद लेना चाहती हो? अकारी कहती है, जी हाँ। अब सीन रात में शिफ्ट होता है और हम फिर से डाउ को देखती हैं। डाउ अपने साथ खड़े किसी अनजान आदमी को कह रहा था, मैंने सुना है कि वो मनहूस डिटेक्टिव डी इस शहर में वापस आने वाला है, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैंने कुछ ऐसे इंतजाम किए हैं जिससे इस राज्य में कदम रखने से पहले ही उसे हमारे लोग मार डालेंगे। अगली सुबह हम व्यापारियों का एक समूह देखते हैं। यहाँ किसी व्यापारी का हीरा खो गया था और उस हीरे के खोने का इल्जाम वो किसी दूसरे आदमी पर लगा रहा था। तभी वहाँ शिन जियोंग नाम के आदमी की नींद खुलती है। शिन की शक्ल डिटेक्टिव डी से काफी मिलती थी। शिन उस आदमी को स्मेल करके बताता है, इसके पास कोई हीरा नहीं है। इसे सुन वो आदमी व्यापारी पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। व्यापारी कहता है, तुमने उसे जाने कैसे दिया? शिन बताता है, क्योंकि उसने सच में तुम्हारा हीरा नहीं चुराया था, मैं बस स्मेल करके ही बता सकता हूँ कि आदमी के पास क्या है। उस आदमी के पास से खंजर की स्मेल आ रही थी। अगर वो सच में कोई चोर लुटेरा होता तो तुमसे खंजर की नोक पर तुम्हारा सब कुछ लूट कर भाग जाता, लेकिन असल में चोर कोई और है। ऐसा कहते ही शिन को पेड़ के पास से कोई अजीब सी स्मेल आती है और तभी वहाँ खड़े सभी लोगों को सामने पेड़ पर एक आदमी बेहोश हालत में दिखता है। असल में ये आदमी डिटेक्टिव डी ही थे। आगे शिन अपने कमरे में डिटेक्टिव डी का होश में आने का इंतजार करता है। इस बीच शिन हमें बताता है, मेरा नाम शिन है और मैं लियोंग राज्य से बिलोंग करता था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण मुझे अपनी वाइफ को उसी राज्य में छोड़कर बाहर के राज्य में पैसे कमाने जाना पड़ा। पर जब तक मैं लियोंग राज्य में वापस लौटा तब तक मेरा पास घिस चुका था, जिस कारण मुझे गार्ड ने वापस राज्य में घुसने नहीं दिया। मुझे भी राज्य में दोबारा जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन सुनने में आया है कि मेरी वाइफ काफी समय से लापता है, इसलिए उसे खोजने के लिए मैं किसी भी तरह लियोंग राज्य वापस जाना चाहता हूँ। इतना बताते ही शिन किसी को कमरे में आते हुए नोटिस करता है और जानबूझकर सोने का नाटक करता है। असल में ये आदमी चोर था, जो डिटेक्टिव डी को देखकर उसके पास रखे सामानों को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही शिन उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। तब चोर शिन से माफी मांगकर वहाँ से भाग जाता है। चोर के जाने के बाद शिन जब डिटेक्टिव डी के कपड़े और उसमें रखा लियोंग शहर का पास देखता है तो इससे शिन को आइडिया आता है कि वो अपनी आइडेंटिटी बदल कर लियोंग शहर जाएगा। आगे शिन डिटेक्टिव डी की तरह ही मूंछ और बाल बना लेता है, जिससे कोई उस पर शक ना करे। ऐसा करने के बाद शिन जैसे ही पीछे मुड़ता है तब शिन को उसके पीछे डी दिखता है। डी अब तक होश में आ चुका था। डी होश में आते ही शिन का उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया करता है। तब शिन कहता है, तुम कौन हो और पेड़ में क्या कर रहे थे? डी कहता है, मुझे कुछ याद नहीं कि मैं कौन हूँ, मुझे बस इतना याद है कि मैं चट्टान से गिर गया था और आपने मेरी जान बचाई। इसे सुन शिन को एक और आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपनी आइडेंटिटी डी से बदल ले। अब शिन अपना पेंडेंट निकाल कर कहता है, जब मैंने तुम्हें गिरने से बचाया था तब मुझे तुम्हारे जेब में से ये पेंडेंट मिला था। इस पेंडेंट में शिन लिखा हुआ है, शायद शिन तुम्हारे खानदान का सरनेम है। तो डी को भी इस बात पर यकीन हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं था। वहीं राज्य की दूसरी तरफ हम मारिको नाम की लड़की को देखते हैं। मारिको के फादर बिस्तर में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। मारिको के फादर मारिको से कहते हैं, मैंने अपनी जवानी में शिन के परिवार के साथ काफी ज्यादती की थी और अब मैं इसका प्रायश्चित भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह शिन के आखिरी वंशज की मदद करो। कुछ महीनों पहले ही मुझे शिन परिवार की तरफ से एक खत मिला था।
उस खत में शिन ने बताया था कि उसकी वाइफ इसी राज्य में कहीं गायब हो गई है और उसे मेरी मदद चाहिए उसकी वाइफ को ढूंढने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो काम मैं नहीं कर सका वो तुम करो और शिन की वाइफ को किसी तरह ढूंढ निकालो। मारिको कहती है जी हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। अगली सुबह मारिको शिन को ढूंढने लियोंग शहर से बाहर चली जाती है। वहीं असल शिन डिटेक्टिव ली के भेष में जाकर लियोंग के गार्ड को अपना पास दिखाता है, जिससे गार्ड फाइनली शिन को उसके राज्य के अंदर घुसने देता है। राज्य में आते ही शिन को रानी की सामुराई ली देख लेती है। सामुराई शिन को डिटेक्टिव डी समझकर उसके पास जाती है और अपना इंट्रोडक्शन देकर कहती है हम आपको यहाँ से ले जाने आए हैं। हमारी मिनिस्टर अकारी आपका अपने मेंशन में इंतजार कर रही है। तब शिन के कुछ बताने से पहले ही सामुराई शिन को खींचकर अपने साथ ले जाने लगती हैं। वहीं ऊपर से कोई आदमी भी शिन को डिटेक्टिव समझकर उस पर निशाना लगा रहा था। निशाना चूकते ही वहाँ शिन को मारने कई सारे निंजास आ जाती हैं, जिसे देख सामुराई ली के लोग शिन को घेरा बनाकर प्रोटेक्ट कर लेती हैं। वहीं सामुराई ली अकेली ही अपनी तलवार से उन सभी निंजास को मौत के घाट उतार देती है। सामुराई की फाइटिंग स्किल देखकर शिन भी तालियां बजाता है। दूसरी तरफ सीन वापस से मारिको पर शिफ्ट होता है। मारिको किसी तरह शिन का पता करते हुए डिटेक्टिव डी के पास पहुंचती है। जिस तरह राज्य के लोग शिन को डिटेक्टिव डी समझ रहे थे, उसी तरह मारिको भी डिटेक्टिव डी को शिन समझने लगती है, क्योंकि डिटेक्टिव डी के पास शिन के खानदान का पेंडेंट था। मारिको डिटेक्टिव डी से कहती है क्या आपको मेरे फादर मिस्टर क्योंग याद है? आपने उनसे अपनी वाइफ को ढूंढने की सिफारिश की थी। डी कहता है क्या मेरी कोई वाइफ भी है? मारिको कहती है हाँ, क्या आपको कुछ भी याद नहीं? जरा दिमाग में जोर डालिए। तब डी अपनी यादाश्त में जोर डालता है और तभी उसे महारानी टियांग दिखती है, जो डी पर काफी नाराज थी। इसे याद कर डी कहता है हाँ, एक कुशल औरत मुझे मेरे दिमाग में याद आ रही है। मारिको कहती है तो फिर वही आपकी वाइफ होगी। आपको एक बार मेरे साथ लियोंग शहर चलना चाहिए, शायद वहां जाकर आपको सब ठीक से याद आ जाए। तो डी इस पर मान जाता है। आगे हम मिनिस्टर अकारी का मेंशन देखती हैं। इधर अकारी के लोग शिन को डी समझकर ले आए थे। फिर शिन को अकारी के कमरे में लाया जाता है। यहाँ पर शिन को पता लगता है कि जिसके उसने कपड़े पहने हैं वो असल में यहाँ का फेमस डिटेक्टिव डी है। अकारी शिन को आगे बताती है एक बार आपने महारानी को मजाक मजाक में गुस्सा दिला दिया था, जिस कारण महारानी ने आपको डिमोट करके राज्य से बाहर कर दिया। पर अब उस बात को कई साल गुजर चुके हैं, साथ ही आपकी सजा भी पूरी हो चुकी है, इसलिए आपको महारानी ने फिर से हायर किया है। ऐसा बताने के बाद अकारी डी को शाही ऑर्डर बताती है कि उसे हाल ही में हुए 5 कत्ल के पीछे का राज सुलझाना होगा। फिर हम जैंग, सैनवू और डाओ को देखते हैं। असल में डाओ ने ही उन दोनों को डिटेक्टिव डी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन डी की जगह उन दोनों ने जनरल की हत्या कर दी थी, इसलिए डाओ उन दोनों को बहुत डांटता है। इधर सैनवू कहता है मैं जैंग को बता ही रहा था कि ये आदमी डी नहीं है, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। जैंग कहता है अरे हाँ, इस मरे हुए जनरल के साथ उस वक्त एक और आदमी था, उसकी शक्ल हूबहू आपकी बताई पेंटिंग से मैच करती थी, लेकिन भागते वक्त वो आदमी खाई में गिर गया। डाओ कहता है तो तुमने उस आदमी का पीछा क्यों नहीं किया? जैंग कहता है उस खाई से गिरने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचा है, जरूर वो आदमी भी वहीं मर गया होगा। डाओ कहता है तो मुझे उस आदमी की पेंटिंग बनवा कर दिखाओगे? आगे हम फिर से नकली डिटेक्टिव डी यानी कि शिन को देखते हैं। इधर अकारी के बुलाने पर लिन नाम का उनका एजेंट आता है। लिन डिटेक्टिव डी को इस केस को सॉल्व करने में मदद करेगा। शिन लिन से कहता है सबसे पहले मैं इस केस की डिटेल्स जानना चाहता हूँ। तब लिन शिन को सारी गुत्थी बताता है कि अब तक टोटल 5 मर्डर्स हो चुकी हैं, जिनमें से सबसे आखिरी मर्डर यांग कार्नेगी का हुआ था, जो कि इसी राज्य में पड़ने वाले बीशिंग होटल के मालिक थे। तो बीशिंग होटल का नाम सुनकर शिन चौंक जाता है, क्योंकि शिन की वाइफ आखिरी बार उसी होटल से गायब हुई थी। इस मौके को देखकर शिन लिन से कहता है हम सबसे पहले बीशिंग होटल में जाकर तहकीकात करेंगे। दूसरी तरफ असली डिटेक्टिव डी को दिखाते हैं। यहाँ मारिको भी डी को अपने साथ बीशिंग होटल चलने कहती है। होटल में वह दोनों शिन की वाइफ का पता करेंगे, तो डी जो अपनी मेमोरी भुला चुका था वो वहाँ जाने को राजी हो जाता है। अब तक जैंग असली डी की पेंटिंग भी तैयार कर चुका होता है, लेकिन डाओ का असिस्टेंट कहता है हमें डी को मारने के लिए इस बार जैंग जैसे कच्चे खिलाड़ी को नहीं बल्कि प्रोफेशनल को हायर करना चाहिए। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो इस तरह का काम करने में माहिर है। आगे डाओ के लोग डिटेक्टिव डी को मरवाने के लिए किसी प्रोफेशनल को हायर करने जाते हैं। तब फाइट क्लब का मास्टर इन्हें बहुत सारे फाइटर्स दिखाता है, लेकिन सब में कोई ना कोई डिफेक्ट होती है। कोई आंखों से अंधा होता है तो कोई खांसी का मरीज होता है, लेकिन एंड में इनके पास एडम नाम का फाइटर आता है। एडम के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं था और वो सभी को आसानी से मार सकता था। इसे देख डाओ एडम को फाइनल करके उसे खरीद लेता है। वहीं इस दौरान डी और मारिको बीशिंग होटल
होटल पहुंच चुके थे। होटल के अंदर जाते ही इन्हें वहाँ एक सर्वेंट दिखता है। मारिको सर्वेंट से कहती है, हम यहाँ आपसे कुछ पूछने आए हैं। इसे देख सर्वेंट को लगता है कि ये डिटेक्टिव डी और उसकी साथी है। दरअसल शिन आज के दिन डी नाम से यहाँ मर्डर की पूछताछ करने आने वाला था, इसलिए सर्वेंट डी से अपने मास्टर की मर्डर की बात करता है। सर्वेंट कहता है, यही वो क्राइम सीन है जहां मास्टर का मर्डर हुआ था। मेरे मास्टर हमेशा इसी कमरे के अंदर रहते थे और रोज की तरह उस दिन मैं उन्हें खाना सर्व करने बाहर आया था, पर मेरे कई बार नॉक करने पर भी मास्टर ने कोई आवाज नहीं दी। तब मैं दरवाजा तोड़कर उनके कमरे के अंदर घुसा और दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि मेरे मास्टर सामने वाली बेड में लेटे हुए हैं। मारिको डी से कहती है, शायद ये हमें कोई दूसरा आदमी समझ रहा है, हमें इसे सब बता देना चाहिए। मगर डी सब भूलने के बाद भी एक डिटेक्टिव ही था, उसे इस केस के बारे में जानने में मजा आ रहा था। सर्वेंट आगे बताता है, फिर जब मैंने बेड में आकर देखा तो मुझे इधर मास्टर की लाश दिखी। मास्टर के किडनी और हार्ट दोनों गायब थे। मेरे मास्टर की राज्य में काफी इज्जत थी, लेकिन फिर भी वो ऐसी मौत मरे, वो भी उस घोस्ट के हाथों। डी कहता है, तुम्हारे मास्टर की मौत से घोस्ट का क्या कनेक्शन? सर्वेंट कहता है, असल में ये घोस्ट मैरी का है। मैरी हमारी इसी बिशिंग होटल में प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी। उसका काम होटल में गाना बजाना था, लेकिन पता नहीं किसी ने गवर्नमेंट से ऐसी कंप्लेंट कर दी कि मैरी अपने गानों के जरिए रानी के प्रति जहर उगल रही है। बाद में इस बात को पक्का करने के लिए कोर्ट में इसकी गवाही मेरे मास्टर ने दी थी। फिर क्या था, गवाही मिलते ही मैरी का भरे चौराहा में सर काट दिया गया। कोइंसिडेंटली तभी उस होटल में सामुराई शिन और उसका साथी लिन भी आ जाती हैं। शिन आते ही डिटेक्टिव डी को देख लेता है। शिन को डर होता है कि कहीं डी की याददाश्त वापस तो नहीं आ गई। अब शिन अपने दोनों साथियों को कहता है, तुम दोनों यहीं रुको, मैं पहले यहाँ एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन करके आता हूँ। ऐसा कहकर शिन डी से छिपते हुए उस पर नजर रखने चला जाता है। इधर सर्वेंट डी को बताता है कि मेरे मास्टर पिछले 1 महीने से काफी कम बार अपने कमरे से बाहर निकल रहे थे। एक नौकर ने आखिरी बार उन्हें इस कमरे से निकलता हुआ देखा था, तो डी उस कमरे को देखने जाता है, लेकिन इस कमरे के आगे कई सारे पर्दे लगे थे जिससे किसी का भी चेहरा देखा नहीं जा सकता था। सर्वेंट कहता है, इसके अलावा एक बार मास्टर सीढ़ियों के पास खड़े थे, तब मैंने खुद उन्हें देखा था। डी कहता है, जिस वक्त तुम्हारे मास्टर सीढ़ियों में खड़े थे तो क्या वो कुछ इस तरह खड़े थे? सर्वेंट कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। डी कहता है, इस तरह से खड़े व्यक्ति का चेहरा कोई भी नहीं देख सकता, फिर तुमने कैसे पहचाना कि वो तुम्हारे मास्टर ही थे? सर्वेंट कहता है, मैं उनके पास 10 साल से काम कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उनका चेहरा कभी नहीं देखा, पर उनके कपड़ों से मैं उन्हें पहचान जाता था। आगे डिटेक्टिव डी की मेहमान नवाजी करने के लिए सर्वेंट वहाँ की लेडीज को एक जगह इकट्ठा करता है। तभी सामुराई उनके पास जाकर कहती है, तुम दोनों बहरूपिये हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिटेक्टिव डी के नाम से यहाँ आने की? मारिको कहती है, मैं कब से सर्वेंट को यही बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। सर्वेंट कहता है, अगर तुम दोनों रॉन्ग पार्टी से थे तो तुमने मुझे मर्डर के बारे में इतने सारे सवाल क्यों पूछे? डी कहता है, क्योंकि मुझे आपके केस में इंटरेस्ट आने लगा था। बीच में मारिको कहती है, असल में हम यहाँ एक औरत की तलाश में आए हैं जो कुछ महीनों पहले शायद काम मांगने या किसी वजह से इस होटल में आई थी और तब से गुम है। सर्वेंट कहता है, मैं ऐसी किसी औरत को नहीं जानता। तभी वहाँ खड़ी सेरीना नाम की लेडी कहती है, शायद मैंने एक सीक्रेट क्लब में इस तरह की लेडी को देखा है। जब मुझे उस क्लब से निकाला जा रहा था तब वहाँ के लोग एक नई लेडी को अपने साथ लाए थे। वो लेडी एकदम वैसी ही थी जैसे आप लोग बता रहे हैं। तो इस बात को इधर शिन भी सुन लेता है। तब सामुराई कहती है, टॉपिक मत बदलो, हम यहाँ बस हत्या की गुत्थी सुलझाने आए हैं। लेकिन डिटेक्टिव डी कब से गायब है? तब लिन शिन को लेडीज के पीछे छिपता देख लेता है और लिन के इशारे करते ही सारी लेडीज वहाँ से भाग जाती हैं। अब शिन खुद को और छिपा नहीं सकता था। अब तक इस जगह पर एडम भी पहुंच चुका होता है। एडम के हाथ में डिटेक्टिव डी की पेंटिंग होती है, लेकिन सामने देखने पर एडम को दोनों ही आदमी यानी शिन और डी एक जैसे दिख रहे थे। इवन दोनों की मूछें भी एक जैसी थी, इसलिए एडम कंफ्यूजन में फैसला करता है कि वो दोनों को ही खत्म कर डालेगा। ऐसा सोचकर एडम एकदम से उनके सामने आ जाता है। वहीं सामुराई नकली डी को बचाने के लिए एडम से भिड़ जाती है। दूसरी तरफ नकली डी यानी शिन बचने के लिए उसी कमरे में आता है जहाँ असली डी पहले से छिपा हुआ था। इधर जब शिन को पता लगता है कि डी की याददाश्त अभी तक वापस नहीं लौटी तो मन ही मन शिन को बहुत खुशी होती है और इसी खुशी में उसकी छींक निकल जाती है। तभी अचानक से उसी कमरे में लिन भी आ जाता है। लिन शिन की छींक की आवाज सुनकर यहाँ आया था, लेकिन शिन की छींकें खत्म ही नहीं हो रही थी। शिन कहता है, जरूर इस कमरे में कुछ ऐसा है जो मेरे नाक को डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसा कहकर शिन एक लाश की तरफ पहुँचता है। इसे देख लिन कहता है, सर आप बहुत टैलेंटेड हो, मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन यही यहाँ के मालिक मिस्टर
यांग की लाश है, वैसे जो फ्रेग्रेंस की स्मेल इस डेड बॉडी से आपको आई, उसी सेम फ्रेग्रेंस की स्मेल चारों डेड बॉडीज में मौजूद थी। लेकिन ये तीसरा आदमी कौन है जो हमारी बातें सुन रहा है? डिटेक्टिव डी कहता है, असल में मैं डी का दोस्त हूँ। तभी अचानक से उस कमरे में वही लेडी सरीना आती है। शिन सरीना को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि सरीना से वो अपनी वाइफ के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता कर पाएगा। शिन सरीना से कहता है, तुमने पहले जिक्र किया था कि तुमने किसी लेडी को क्लब में देखा था, लेकिन किस तरह का क्लब और ये क्लब है कहाँ? लिन कहता है, इस बारे में मैं बताऊं? दरअसल ऐसी अफवाह है कि इस बीशिंग होटल में आने वाली सभी लेडीज सर्वेंट एक क्लब से लाई जाती हैं। उस क्लब में सिर्फ सुंदर सुंदर औरतों को भरकर उन्हें कस्टमर का ख्याल रखने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। वो क्लब सिर्फ इसी होटल के लिए नहीं बल्कि काफी सारे होटल्स को सर्वेंट सप्लाई करता है और इनके सप्लाई किए सारे सर्वेंट्स गाना गाने या कस्टमर को बहलाने में बहुत ही माहिर होती हैं, जिससे होटल की रेपुटेशन बढ़ती है। इसे सुन शिन सरीना से कहता है, वो क्लब किधर है? क्या तुम हमें वहाँ ले चल सकती हो? सरीना कहती है, वो विदेशी लोगों की जमीन है। सरीना के इतना कहते ही कमरे का दरवाजा टूट जाता है। इसे देख वह चारों जल्दी से भागकर एक बग्गी लेकर वहां से निकल जाती हैं। दूसरी तरफ हम टियांग को देखती हैं। टियांग ने राज्य में एक विदेशी प्रिंस रुई और उसके मिनिस्टर चार्ल्स को बुलाया हुआ था। टियांग रुई से कहती है, अगर आपके गुरु मुझे सच में यंग कर सकती हैं, तो मैं उनके साथ काम करने तैयार हूँ। असल में यहाँ टियांग खुद पर किसी तरह का जादू टोटका इस्तेमाल करवाने वाली थी जिससे वो दोबारा यंग दिख सके, लेकिन टियांग को इस प्रोसीजर पर थोड़ा शक था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। पर प्रिंस रुई कहता है, आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे गुरु ने कहा है कि अगर आपको ये प्रक्रिया करने से डर लग रहा है तो हम इस प्रक्रिया को आपसे पहले किसी दूसरी लेडी पर आजमा कर दिखा सकते हैं। टियांग कहती है, ये एक बहुत बढ़िया आइडिया है। आगे टियांग जवान करने वाले जादू टोटके पर सलाह मशवरा करने अपनी मिनिस्टर अकारी और जुडिशरी हेड डाउ को बुलाती है। अकारी कहती है, योर मैजेस्टी, मेरी राय है कि आप इस तरह का कोई जादू खुद पर ना करवाएं। वैसे भी राज्य में काफी अजीब घटनाएं घट रही हैं। इसे सुन डाउ कहता है, उन 5 मौत के बाद राज्य में कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ है। अकारी कहती है, फिर भी मैजेस्टी राज्य की प्रॉब्लम्स को पहले प्रायोरिटी देंगी बजाय इंसान को दोबारा यंग करने वाली बेहुदा अफवाह पर ध्यान देने के। तब टियांग अकारी को चुप होने कहती है और डाउ अकारी की तरफ से माफी मांगते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, अकारी का कहना बिल्कुल सही है। शायद ये सब एक अफवाह भी निकल सकती है, इसलिए मेरा मशवरा है कि आप इस जादू को वेरीफाई करने के लिए राज्य से और किसी को नहीं बल्कि खुद मिनिस्टर अकारी को ही भेजिए। अकारी वैसे भी सच निकालने में माहिर है। तो टियांग इस पर मान जाती है। अगली सुबह लिन सामुराई से मिलकर उसे बताता है कि डिटेक्टिव डी और उनके साथी ईस्ट की तरफ गए हुए हैं। दरअसल कल पूरी रात मास्टर डी सारीना से उसी खुफिया क्लब के बारे में पूछ रहे थे और वो क्लब एक अलग ही जगह पर है। वहाँ हम जैसों का जाना अलाउ नहीं है। इवन गवर्नमेंट भी खुद वहां जाने से कतराती है। इसी इलाके पर हम डिटेक्टिव डी, शिन और मारिको को भेस बदल कर आता हुआ देखते हैं। इन्हीं का पीछा करते हुए एडम भी यहाँ पहुँच गया था, लेकिन भेस बदलने के कारण एडम इनका चेहरा समझ नहीं पाता। अब ये तीनों क्लब का रास्ता पता करके वहाँ पहुंचकर दीवार के थ्रू क्लब की तरफ झांकने लगते हैं। तभी उन्हें क्लब से बाहर एक लेडी दिखती है जिसे जोर से खींचकर 2 आदमी वापस क्लब के अंदर ले जाती हैं। इसे देख डी कहता है, जरूर इस क्लब में कुछ ऐसा है जो दुनिया से छिपाया जा रहा है। इतना देखते ही वहाँ कुछ बच्चे उन तीनों पर पत्थर मारते हुए चिल्लाने लगते हैं, जिससे क्लब के गार्ड्स बाहर आकर उन तीनों को पकड़ने दौड़ते हैं। यहाँ एडम को भी इन्हीं का साथी समझकर वहाँ के लोग एडम के भी पीछे पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें उस देश के राजा को दिखाया जाता है जो बाथटब में नहाते हुए किसी तरह की पूजा कर रहा था, लेकिन उतने में ही वहाँ बचने के चक्कर में डी और उसके साथी कमरे के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ की खिड़की से पार होकर निकल लेते हैं। वहीं उस देश के लोग उस राजा के कमरे में रिचुअल निभाते वक्त नहीं जा सकते थे, इसलिए उनके भागने पर भी वहाँ के लोग कुछ नहीं कर पाते। उन सभी के जाने के बाद राजा जैसे ही टब से बाहर आता है वैसे ही उस कमरे में एडम भी दौड़ते हुए आता है और खिड़की से छलांग मारकर निकल लेता है। इसे देख राजा का गुस्सा फिर से 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तभी एडम के बाहर पहुंचते ही वहाँ के लोग एडम का पीछा करके आखिरकार उसे पकड़ ही लेते हैं। वहीं डिटेक्टिव डी, मारिको और शिन वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए थे। अब एडम के सामने राजा आकर सभी के सामने उसे बहुत सारे लाफे लगाता है, जिससे एडम का बहुत सारा ईगो हर्ट हो रहा था। दूसरी तरफ शिन के आते ही उसे अकारी बताती है कि हमारी महारानी जादू टोटके जैसी चीजों से ऑब्सेस्ड हो चुकी हैं और धीरे धीरे अपना दिमागी संतुलन खो रही हैं। मुझे साफ दिख रहा है कि ये लोग रानी के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। शायद उनका ये षड्यंत्र लियोंग में हुए उन 5 मर्डर केसेस से जुड़ा हुआ है। तो मुझे प्रॉमिस करो कि अगर मुझे उस जादू टोटके के बाद कुछ हो गया तब भी तुम अपनी तहकीकात
साथ जारी रखोगे तो शिन इसका वादा करता है और अकारी इसके बदले शिन के हाथ एक बैग सौंपती है। बाहर से ये सब शिन का असिस्टेंट लिन देख रहा था। आगे लिन किसी को बता रहा था कि अकारी ने शिन के हाथों में कोई बैग दिया था। तभी हमें पता लगता है कि लिन ये बातें डाओ को बता रहा था। असल में लिन छिपते हुए डाओ के लिए ही काम करता था। डाओ सोचता है कि डिटेक्टिव डी इससे पहले उनकी साजिश का पर्दाफाश करे, उससे पहले ही उसे डी को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अगली सुबह जब शिन सो रहा होता है तभी उतने में ही वहाँ सामुराई आकर शिन को यहाँ से जल्दी निकलने कहती है। शिन कहता है पर क्यों? सामुराई कहती है बताने का वक्त नहीं है। ऐसा कहकर सामुराई शिन को खींचते हुए अपने साथी को मर्डर केस से जुड़ी सारी फाइल्स लाने कहती है। बाहर आते ही शिन देखता है कि महारानी के जाने के बाद डाओ ने अपने सैनिकों को डिटेक्टिव डी को मारने का ऑर्डर दे दिया था। यहाँ सामुराई किसी तरह शिन को भगाते हुए उसके हाथ केस की फाइल सौंपकर वहाँ से उसे किसी तरह सुरक्षित बाहर भेज देती है। अब सीन डिटेक्टिव डी पर शिफ्ट होता है। डी मारिको से कहता है आमतौर पर किसी भी फ्रेग्रेंस की स्मेल 2-3 दिन के बाद गायब हो जाती है, लेकिन होटल के मालिक की डेड बॉडी से आ रही फ्रेग्रेंस 7-8 दिन के बाद भी काफी स्ट्रॉन्ग थी। मारिको कहती है आप मर्डर केस की ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हैं? मेमोरी वापस लाने के लिए आपको अपनी वाइफ की खोज करनी चाहिए। तभी शिन अपने साथ केस की फाइल लाकर कहता है मेरे पास डी की याददाश्त लौटाने का एक अच्छा तरीका है। आगे शिन डी को सारी सच्चाई बता देता है। इसे जानकर डी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि शिन ने इतने समय तक उससे उसकी आइडेंटिटी छिपाई। मारिको कहती है तुम्हें पता है ना कि किसी की आइडेंटिटी लेना कितना बड़ा गुनाह है? शिन कहता है मुझे पता है, मैं तो डी की आइडेंटिटी लेकर बस किसी तरह टाउन में घुसना चाहता था, लेकिन यहाँ के लोगों ने मुझे इन केसेस में इन्वॉल्व कर दिया। काश मैं कभी पैसों की तंगी के कारण टाउन से बाहर नहीं गया होता और ना ही ये सब होता। मारिको कहती है तुम्हारे टाउन से बाहर जाने का कारण मेरे फादर थे। शिन कहता है तुम्हारी कहने का क्या मतलब? मारिको कहती है असल में मेरे फादर ने तुम्हारी फैमिली शॉप के मसालों में जहर मिला दिया था, जिस कारण तुम्हारे फादर को जेल हो गई और तुम्हारा फैमिली बिजनेस भी डूब गया। लेकिन मरते वक्त मेरे फादर को इसका रिग्रेट था, इसलिए उन्होंने तुम्हारी हेल्प करने मुझे भेजा। शिन मारिको की हेल्प का शुक्रिया करता है और डिसाइड कर लेता है कि वो बगैर अपनी वाइफ को ढूंढने वापस लौट जाएगा। तभी डी कहता है मैं तुम्हारी वाइफ को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। कि इसकी फाइल्स पढ़ने पर मुझे पता लगा कि इस केस का किसी भी भूत से कोई ताल्लुकात नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि तुम्हारी वाइफ का होटल के मालिक की हत्या से कोई कनेक्शन रहा हो। लेकिन जब तक केस पूरी तरह सॉल्व नहीं हो जाता तब तक तुम्हें मेरा रोल और मुझे तुम्हारा रोल अदा करते रहना होगा, ताकि केस के बीच मुझ पर कोई बाधा ना बने। तो शिन डी की बात को मानकर अपनी नकली मूंछ वापस लगा लेता है। आगे ये तीनों पांचों क्राइम सीन में जाकर देखते हैं। शिन सबसे पहले वाले क्राइम सीन को सूंघकर बताता है कि यहाँ बस लाश और पसीने की बदबू है, लेकिन किसी तरह के फ्रेग्रेंस का नामो निशान नहीं। डी कहता है लेकिन होटल के मालिक यांग की बॉडी में लगा फ्रेग्रेंस काफी स्ट्रॉन्ग था। अगर सभी क्राइम सीन में एक ही फ्रेग्रेंस था तो होटल वाला फ्रेग्रेंस अभी तक उड़ा क्यों नहीं? शायद हमें एक बार फिर होटल में छानबीन करनी होगी। अब सीन टियांग पर शिफ्ट होता है जो विदेशी राज्य में थी। यहाँ अकारी पर जादू का टेस्ट करवाने के लिए उसे वहाँ की पवित्र नदी में डुबकी मारने बोला जाता है और कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं। यहाँ अकारी की नदी में पूरी तरह डूबने के साथ ही ये सीन यहीं कट होता है। अब हम शिन को देखते हैं। शिन स्मेल करके कहता है अजीब है, फ्रेग्रेंस की स्मेल बस इसी विक्टिम के शरीर और कमरे से आ रही है, बाकी किसी भी क्राइम सीन में ऐसी कोई स्मेल नहीं थी। याद आया, इस तरह की स्मेल उस विदेशी जमीन में मरे एक आदमी से भी आ रही थी। तब इसे सुन डी को इस केस का एक पहलू समझ आ जाता है। फिर हम एडम को देखते हैं जो गलती से डाओ के लोगों द्वारा बनाए हुए जाल में फंस जाता है। इसे देख डाओ का खास आदमी एडम को बहुत मारता है, क्योंकि एक तो एडम ने अभी तक डिटेक्टिव डी को एक खरोच तक नहीं लगाई थी और डी के लिए बनाए गए जाल को भी बर्बाद कर दिया था। बहुत मारने के बाद डाओ का आदमी एडम को साइड फेंक देता है और डाओ के सभी लोग जाल को वापस ठीक करने लगते हैं। वहीं इधर एडम का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच चुका था, क्योंकि विदेश में भी वहां के राजा ने उसे बहुत लाफी लगाई थी और यहाँ भी उसे काफी मार पड़ रही थी। इसे सोच एडम डाओ के उस खास आदमी पर लकड़ी से हमला करके उसे वहीं टपका देता है। तब तक डाओ के सभी लोग एडम को मारने निकल पड़ते हैं। वहीं जो इनका असली टारगेट था यानी डिटेक्टिव डी, वो फिर से यहाँ से बचकर निकल जाता है। दूसरी तरफ अकारी रिवर से वापस निकलती है, वो भी काफी जवान होकर। इस मिरेकल को देख टियांग अचंभित रह जाती है। अगले दिन डिटेक्टिव डी और उसके साथी केस फाइल से अर्बन लेजेंड मैरी का बायोडाटा खोजने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक फाइल खोलते वक्त उसमें से ड्राइंग पेपर निकलता है। इस ड्राइंग पेपर में मैरी की तस्वीर बनी हुई थी। इस तस्वीर को देख शिन हैरान होते हुए कहता है मैरी का पोर्ट्रेट तो मेरी वाइफ जैसा है, मेरी वाइफ भी कुछ कुछ ऐसे ही दिखती थी। तब इसे देख डिटेक्टिव डी को एक आइडिया आता है।
आगे डी मन ही मन सभी बातों को मिलाकर सोचता है कि अब तक 5 लोगों के कत्ल हुए हैं। ये सारे कत्ल मैरी के मरने के बाद से हुए। सभी केस में उनके हार्ट और किडनीज निकाल लिए गए। वहीं इस पूरे प्रोसेस में लोगों को मैरी के भूत दिखने का एहसास हुआ, जिससे लोगों को यकीन हुआ कि ये सारी मौतें मैरी की आत्मा कर रही हैं। लेकिन क्राइम सीन में फ्रेग्रेंस की स्मेल होना, ये बात कुछ जमी नहीं, क्योंकि होटल के मालिक के कमरे में स्मेल काफी भारी मात्रा में थी। वहीं बाकी के 4 क्राइम सीन में स्मेल उतनी नहीं थी। हो सकता है कि सबसे पहले होटल के मालिक यांग का ही मर्डर किया गया हो और चारों क्राइम सीन्स के बाद उनकी बॉडी को किसी प्रिजर्व जगह से उठाकर उनके कमरे के अंदर डाल दिया हो, जिस कारण उनकी बॉडी में जिस जगह उन्हें इतने दिनों से रखा गया था उसकी स्मेल आ गई हो। दूसरे शब्दों में यांग की मृत्यु सभी विक्टिम से पहले हुई थी, लेकिन उसकी लाश सबसे लास्ट में बरामद हुई। ऐसा करने का कातिल के पास एक ही रीजन हो सकता है। हुआ ये होगा कि कातिल ने यांग को अपने किसी मकसद से अकस्मात मार डाला हो, लेकिन लोगों को वो मकसद ना पता चल जाए, इसलिए कातिल ने यांग की डेड बॉडी छिपाकर 4 लोगों का और मर्डर कर दिया। ये चारों लोग मैरी के सरकलम के वक्त वहाँ खड़े थे, इसलिए लोगों को लगा कि मैरी अपना इंतकाम लेने आई है, जिस कारण सभी ने यांग की डेड बॉडी मिलने पर इसे भी मैरी का इंतकाम समझा। मैरी के भूत का झूठ और ज्यादा सच साबित करवाने के लिए इन्होंने शिन की वाइफ जोआना, जो काफी ज्यादा हद तक मैरी जैसी दिखती थी, उसकी हेल्प ली। मारी को कहती है यांग के पास ऐसा कौन सा सीक्रेट था जिसके कारण किलर ने इतनी हत्याएं और इतना सारा नाटक किया। डी कहता है ये पता करने के लिए हमें फॉरेन लैंड के क्लब में वापस जाना होगा, पर टेंशन की बात नहीं, हम इस बार वहाँ इलीगल तरीके से नहीं जाएंगे। आगे डिटेक्टिव डी और उसकी टीम अपने साथ मंत्री अकारी को लेकर जाती हैं। यहाँ अकारी के बस थोड़ा सा कहने पर क्लब के लोग उन सभी को अंदर आने देते हैं। बीच रास्ते में शिन कहता है अजीब है ना, मिनिस्टर अकारी के यंग होने के बाद उनसे भी अलग सी स्मेल आने लगी है। तो इसे सुन डी कहता है ये असली अकारी नहीं है। डी के इतना कहते ही वहाँ के गार्ड्स अकारी को छोड़कर डी के साथियों पर तलवार तान लेते हैं। अकारी कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अकारी नहीं उसकी हमशक्ल हूँ। अब मैं डिटेक्टिव डी से वो खास चीज मांगना चाहती हूँ जो उसे अकारी ने दिया था। शिन कहता है वो कोई खास चीज नहीं है, वो सिर्फ एक मेडल है। ऐसा कहकर शिन नकली अकारी को वो मेडल देता है। इस मेडल को देखते ही डी को याद आता है कि ऐसा ही एक मेडल उसके पास भी था। उस दिन रानी टियांग काफी गुस्से में थी। टियांग कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे विरोधियों का साथ देने की। डी को खुद की आवाज सुनाई देती है, लेकिन मैजेस्टी आपने प्रॉमिस किया था कि आप ली योंग को उनका राज्य सौंप देंगी। तब टियांग अपनी तलवार निकालकर डिटेक्टिव डी का गोल्ड मेडल आधा काट देती है और उसे राज्य से निकल जाने की सजा सुनाती है। प्रेजेंट में अकारी कहती है मुझे लगा था कि इसमें आधी सेना की अधिकारी वाला बैच होगा, लेकिन ये सिर्फ एक मेडल है, अब तो मेरे किसी काम के नहीं, मार डालो इसे। तब बीच में डी कहता है रुको, असल में ये नहीं, मैं डिटेक्टिव डी हूँ। डी के इतना कहते ही कुछ लोग उस कमरे के अंदर घुस आते हैं और अपने आप ही वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल एडम इस जगह पर यहाँ के राजा से अपना बदला लेने आया था और इसी मारपीट में ये लोग क्लब के अंदर पहुँच गए थे। अब उनके जाने तक सामुराई अकारी पर चाकू तान लेती है, लेकिन डी सामुराई से कहता है तुमने इस नकली अकारी पर चाकू क्यों अड़ा रखा है? ये लोग कौन से अकारी के असली सैनिक हैं? इन्हें अकारी के मरने से कोई नुकसान नहीं होगा। अकारी कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मुझे प्रिंस रुई ने प्रॉमिस किया था कि वह मुझे उनके राज्य के मिनिस्टर बनाएंगे। डी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? तुम उनके लिए बस एक मोहरा हो और तुम्हें उनके प्लान के बारे में भी पता है। अगर राज्य मिलने के बाद रुई किसी को सबसे पहले मौत के घाट उतारेगा तो वो सिर्फ तुम ही होगी। इसे सुन सैनिक कहता है मार डालो सभी को। तभी सामुराई को छोड़कर सभी वहां से भाग जाते हैं और सामुराई अकेले ही उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार देती है। दूसरी तरफ नकली अकारी अब डिटेक्टिव डी के साथ मिल गई थी। अकारी एक सीक्रेट दरवाजा खोलकर डिटेक्टिव डी और उसकी पूरी टीम को उसके अंदर ले चलती है। ये जगह काफी बड़ी थी और यहाँ कई सारी औरतों को किडनैप करके रखा जाता था। डी यहाँ नकली अकारी से कहता है तुम इस क्लब को चलाती थी और ऐसी यंग लेडीज की तलाश करती थी जो एग्जैक्टली रानी टियांग या फिर मिनिस्टर अकारी की तरह दिखे, फिर तुम उन नकली लोगों को असली से रिप्लेस कर देती थी। तुम्हारा पूरा प्लान रानी को नकली रानी से रिप्लेस करने का था ताकि राज्य में कुछ घटिया लोगों का शासन हो। लेकिन इतना जान लो तुम्हारे प्लान के कामयाब होने या ना होने के बाद भी वह लोग तुम्हें मार डालेंगे, लेकिन अगर तुम सुधर जाओ और सब कुछ मुझे बता दो तो शायद हमारी रानी तुम्हारी जान बख्श देगी। अकारी कहती है प्रिंस रुई का प्लान आज ही के दिन साकार होने वाला है।
वह लोग किसी तरह टियांग को पानी के अंदर डालकर उन्हें हमारी एक लड़की से रिप्लेस कर देंगे, जिससे उनके राज्य में भी प्रिंस रुई का दबदबा चलेगा। डी कहता है पानी का रास्ता किधर है जहाँ टियांग डुबकी लगाने वाली है। तब अकारी उन्हें वो रास्ता दिखाने ले चलती है। वहीं इधर शिन इतने सालों बाद अपनी वाइफ जोआना को देखता है, लेकिन जोआना का दिमाग पूरी तरह से हिप्नोटिज्म की स्टेज में चला गया था। जोआना खुद को बार बार मैरी का भूत कह रही थी और उसे अपने हस्बैंड शिन के बारे में कुछ याद नहीं था। दूसरी तरफ अकारी डी को वहां लाती है जहां से पानी का रास्ता था। अकारी बताती है कि ऊपर टियांग के आसपास प्रिंस रुई के कई लोग खड़े होंगे, वो किसी को भी देखते ही मार डालेंगे। डी कहता है रानी की जान बचाने के लिए मैं ये जोखिम भी लेने को तैयार हूँ। ऐसा कहकर डी जैसे ही एक कदम लेता है वैसे ही शिन उसे रोक लेता है। शिन डी से कहता है तुमने रानी के लिए बहुत कुछ किया है, अब एक मौका मुझे भी दो, रानी को आगाह करने ऊपर मैं जाऊंगा। तब डी शिन को रोककर अपना मेडल देता है और कहता है तुम इस मेडल को डिजर्व करते हो। इसके बाद टियांग जैसे ही पानी की तरफ बढ़ने वाली होती है वैसे ही शिन ऊपर आकर कहता है यार मैजेस्टी पानी में मत जाइए, वहाँ खतरा है। इसे देख प्रिंस रुई इशारा करता है और वैसे ही रुई का आदमी शिन के कंधे पर तीर मार देता है। अब प्रिंस रुई रानी से कहता है ये हमारा कोई दुश्मन निंजा है, पता नहीं पानी में कहां से आया, आप कंटिन्यू करो। ऐसा कहकर प्रिंस के लोग शिन को पानी से बाहर निकालकर उस पर तलवार से वार करती हैं, लेकिन शिन को इससे कुछ नहीं होता क्योंकि शिन ने अपनी छाती में मेडल छिपा रखा था। शिन वो मेडल रानी को दिखाकर उसे सारी सच्चाई बताता है कि पानी के अंदर कुछ गड़बड़ है। प्रिंस रुई कहता है इसे मार डालो। टियांग कहती है इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, पानी में जाकर देखा जाए कि अंदर क्या है। आगे पानी के अंदर से इन्हें एक लड़का और एक लड़की मिलती हैं। इनमें से लड़की तो बिल्कुल रानी टियांग जैसी ही दिख रही थी। टियांग को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। वहीं प्रिंस रुई और डाउ पकड़े जाने पर अपनी सेना से सभी पर अटैक करने कहते हैं, जिसके बाद यहाँ फिर से हड़कंप का माहौल मच जाता है। इसी बीच जैंग भीड़ में एडम को भागते हुए देखता है। जैंग को एडम पर बहुत गुस्सा था क्योंकि एडम ने उसके अच्छे दोस्त को मार डाला था। कोइंसिडेंटली उसी जगह से प्रिंस रुई और डाउ मुंह ढककर निकल रहे थे, लेकिन जैंग इन दोनों को ही एडम समझकर एक एक हथौड़ा मारकर वहीं खत्म कर देता है। अगली सुबह डी रानी टियांग से कहता है योर मैजेस्टी आपके दोनों विरोधी कल रात मारे गए। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो ये आदमी जो प्रिंस रुई बनकर आया था ये आपका पुराना दुश्मन ओबो सान है। इसकी पूरी फैमिली को आपने एक साथ सजाए मौत दे दी थी और ये उस फैमिली का अकेला वारिस बचा था, इसलिए ये आपसे बदला लेने अपना नाम और पहचान बदल कर आया। वैसे एक नागरिक होने के नाते मैं आपसे विनती करता हूँ कि ऐसे ढोंगी लोगों के चक्कर में मत पड़ा कीजिए। टियांग कहती है तुम अभी अपने आप को आम नागरिक कहते हो। डी कहता है मैजेस्टी मैंने कसम खाई हुई है कि जब तक आप ली यूंग को उनका राज्य नहीं लौटाएंगी तब तक मैं आपके ऑफिशियल्स की लिस्ट में नहीं शामिल होऊंगा। दरअसल डी की इसी मांग की वजह से टियांग ने उसे पिछली बार राज्य से बेदखल किया था, लेकिन इस बार टियांग इस बात को मान जाती है और ये मूवी यहीं एंड होती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।